फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का संतोष एसएसटी एकेडमी में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है फ्रेंड्स, इस अध्याय में जो हम इतिहास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक लगभग 1200 वर्षों का इतिहास हम इस विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो जेम्स प्रिंसेप जो एक क्या थे, ब्रिटिश सर जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं के एक अधिकारी थे जिन्होंने क्या किया था, 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। ठीक है, जिनसे राजा अशोक के अभिलेखों और सिक्कों का पता चला कि भाई इसमें क्या है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसका कारण यह होता है कि आरंभिक राज्यों और नगरों का विकास हुआ। उस समय लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन भी इसी काल के दौरान हुआ था, जिस वजह से जो 6ठी शताब्दी है इसको एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में को एक परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, तो आपको ये आंसर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, इस काल में जो थे वो 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मगध रहा। ठीक है, फिर कौशल, कुरु, पांचाल, कंधार, वज्जी, अवंती आदि ये प्रमुख, ठीक है, प्रमुख महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी हमारी मगध, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद थी। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण होने का कारण क्या था, जो मगध की क्षेत्र की भूमि थी वो अत्यधिक उपजाऊ थी, जिसके कारण यहाँ पर खाद्य सामग्री की भरपूर उपलब्धता होती थी। दूसरा जो था दोस्तों, जो कि मगध के जो जंगल हुआ करते थे उसके अंदर जो हाथियों की उपलब्धता बहुत थी, जिसके कारण यहाँ की सेना में हाथी बहुत ज़्यादा थे और इसके ऊपर भी क्या होते थे, हाथियों की उपलब्धता थी, उनकी सैनिक शक्ति काफ़ी मजबूत थी, जिसके कारण भी मगध एक शक्तिशाली जो जनपद वो बना रहा। दूसरा, जो मगध के क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में लोहे के खदानों की कई सारी उपलब्धता थी, जिसकी वजह से यहाँ की आर्थिक स्थिति काफ़ी बढ़िया थी। नदियों द्वारा यातायात के माध्यम से व्यापार को सुदृढ़ बनाया गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ के जो शासक थे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ का संचालन बहुत अच्छे से हुआ। दूसरी बात है, मगध की जो राजधानियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित थी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा स्वर्णगिरी, पटना, ठीक है, जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित राजधानी थी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक जो थे सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है भाई एक नंबर में, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, भारत का पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में भारतीय इतिहास के आकलन हेतु इतिहासकारों का द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्रोत। अब जो थे, इस काल के दौरान जो इतिहासकारों ने इतिहास का अध्ययन किया, आकलन किया, वो किन चीज़ों से किया उसका हम इस पॉइंट में जिक्र करेंगे कि भाई किन किन चीज़ों से इतिहासकारों को जानकारी मिली। ठीक है, क्या क्या स्रोत थे, जैसे कि अभिलेख मिले, अभिलेखों का अध्ययन करके इतिहासकारों को पता चला इस शासनकाल के दौरान। ठीक है, कुछ ग्रंथों का अध्ययन किया, जो सिक्के मिले हमें, ठीक है, उस दौरान सिक्के कैसे चलते थे, वो सिक्के जो मिले उसका अध्ययन करके हमें पता चला। कुछ चित्र भी मिले हैं और जो मूर्तियाँ मिली हैं उनका भी यूज़ करके, भग्नावशेष। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई प्रिंसेप और पियदसी ये क्या है। देखिए, प्रिंसेप 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, मैंने बताया अभी आपको, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन किया और उसका अर्थ निकाला। ठीक है भाई, ये दोनों ही लिपियां प्रारंभिक अभिलेखों और सिक्कों पर उद्धृत थी, यानी मतलब जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी दोस्तों, वो किस पर मिली, सिक्कों पर और अभिलेखों पर मिली थी। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए ये क्या है,
देखो भाई, अधिकांश जो अभिलेख थे और सिक्कों पर क्या लिखा था? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी यानी मतलब मनोहर आकृति वाला राजा, ठीक है। प्रियदर्शी का क्या मतलब है दोस्तों? मनोहर आकृति वाला राजा, ठीक है। कुछ अभिलेखों पर अशोक, ठीक है, के अनुसार अशोक भी क्या थे? प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है, उस टाइम से, या शासक थे, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, अगर बौद्ध ग्रंथों की माने तो उसके अंदर जो अशोक थे वो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे, ठीक है भाई। देखो, अब हम बात करते हैं प्रारंभिक राज्य, ठीक है भाई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनशील काल माना जाता है। क्यों? क्या कारण है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता था? देखो दोस्तों, आरंभिक राज्यों का उदय, इसी काल के दौरान हमारे 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें मगध, ठीक है, गांधार, पांचाल, वज्जी, ठीक है, कुरु आदि, ये सब जो राज्य थे इनका उदय, जो 16 महाजनपदों का उदय इसी दौरान हुआ था। इसी दौरान लोहे का जो था बढ़ता प्रयोग नजर आ रहा था, क्योंकि भाई लोहे से क्या बनने चालू हो गए थे? औजार बनने चालू हो गए थे, ठीक है, जो कि किसमें? युद्ध में काम आते थे। इसी के दौरान क्या हुआ? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, आदि नए दार्शनिक विचारधाराओं का भी उदय हुआ इसी काल के दौरान। इसी काल में भाई सिक्कों का विकास हुआ, सिक्के चलने लग गए थे, ठीक है, धातुओं के सिक्के, ठीक है। 16 महाजनपदों का उदय भी इसी काल के दौरान हुआ था। चलिए भाई, अब देखो, जनपद का क्या अर्थ होता है? हमें पता होना चाहिए। जनपद का अर्थ होता है भाई एक ऐसा भूखंड जहां पर जन यानी मतलब लोग अपना पैर रखते हैं, यानी मतलब बस जाते हैं एक तरीके से। इसका प्रयोग प्राकृत व संस्कृत में मिलता है कि भाई जनपद क्या है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, यानी मतलब हमें मौर्य और गुप्त साम्राज्य की जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए अगर आप मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका को पढ़ोगे तो आपको किसकी जानकारी होगी? भाई मौर्य साम्राज्य की। इसी प्रकार कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। जब आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करोगे तब भी आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार जैन साहित्य पढ़ोगे, बौद्ध साहित्य पढ़ोगे, तब भी आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। पौराणिक ग्रंथ हो गए, अभिलेख जो कि अशोक के होंगे। संस्कृत में एक और ग्रंथ है जिसका नाम है वांग्मयम, ठीक है। अगर आप इसका अध्ययन करोगे तब भी आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी। अब हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, कौन कौन सी स्रोत थे जिसकी वजह से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिली है। तो देखो भाई, सबसे पहले अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, साहित्य मिला है, प्रशस्तियां मिली हैं, जिसका नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, जो किसमें प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ठीक है, जिसकी एक राजधानी थी जिसका नाम क्या था भाई? पाटलिपुत्र नाम था। क्या नाम था? पाटलिपुत्र, ठीक है। अब देखो, पाटलिपुत्र और 4 और प्रांत थे जिसका नाम क्या था? तक्षशिला, उज्जैनी, ठीक है, तोशिली, स्वर्णगिरी, ठीक है भाई। ये सारे क्या थे? प्रमुख केंद्र थे। अब हम चलते हैं आगे। देखो, मेगस्थनीज के द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक, देखो मेगस्थनीज जो पुस्तक थी, ठीक है, जिस मेगस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इंडिका। इंडिका में हमें एक ऐसी विधि का वर्णन मिलता है जिसमें क्या था, जो कि देखो भाई, मेगस्थनीज जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में एक वर्णन लिखा है, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा गया? जो सैनिक गतिविधियों का संचालन है वो किसके द्वारा होता था भाई? उसके लिए एक समिति बनाई थी और 6 उप समितियां का उल्लेख किया गया है। किसमें? इंडिका में, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं मेगस्थनीज के द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया है। किसने किया? ये मेगस्थनीज के द्वारा किया गया है, ठीक है। जिनका कार्य क्या होता था भाई? जो 6 उप समितियां होती थी उनका कार्य होता था नौसेना का संचालन करना, ठीक है, यातायात और खान पान का संचालन करना, यानी मतलब खाने पीने का सामान उसको देखना। कुछ पैदल सैनिक थे, ठीक है, अश्वरोही सैनिक थे, ठीक है, रथारोही
यानी मतलब जो रथ के द्वारा चलते थे, और हाथियों का संचालन करना था। ये 6 समितियों का वर्णन किसके द्वारा किया गया भाई? मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका में मिलेगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय माना जाता है, यानी मतलब गुप्त साम्राज्य का उदय चौथी शताब्दी में माना जाता है। सामंतवाद का उद्भव इसी काल में भी माना जाता है। दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांडे जैसे समृद्ध और स्थायी शासकों का उदय भी इसी काल में माना जाता है। छठी शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, पूर्व में उपज बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग भी प्रारंभ कर दिया गया था, ठीक है। जैसे ही छठी शताब्दी से पूर्व हुआ तो उसमें क्या हुआ, लोहे का प्रयोग जो है किसमें करने लग गए भाई? हलों में करने लग गए, जिससे क्या होने लग गया, उपज बढ़ गई। क्यों? अब लोहे का जो हल है भाई वो ज़्यादा नीचे तक खोदेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, नीचे की जो उपजाऊपन है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से छठी शताब्दी के काल में व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन और विनिमय आसान हो गया। पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय चलता था, अब सिक्के आ गए तो सिक्के से क्या हो गया, व्यापार आसान बन गया, चीज़ों का खरीदना और आसान हो गया कि भाई हमने पैसे दिए और चीज़ें खरीद ली, ठीक है भाई। उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा देवी और देवताओं के साथ जुड़ना, ठीक है भाई। राजाओं ने अपने आप को देवी देवताओं के समान तुलना करनी शुरू कर दी खुद को। इसी कारण हमने अभी आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, ठीक है भाई। देखो, द्वितीय शताब्दी के कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेखों से विभिन्न व्यवसायों की जानकारी मिलती है। जैसे कि कौन कौन से लोग रहते थे भाई? धोबी रहते थे, बुनकर रहते थे, लिपिक रहते थे, बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन आदि बनाते हैं, ठीक है भाई। ऐसे ही स्वर्णकार, ठीक है, लोहार, स्वर्णकार मतलब सोने का सुनार काम करने वाला, लोहार लोहे का, धार्मिक गुरु यानी मतलब जो पंडित वगैरह हो गए, व्यापार आदि इसी काल के अंदर दौरान भी हमें देखने को मिलता है। देखो, उत्पादकता और व्यापारियों के संघ को हम श्रेणी का उल्लेख भी मिलता है कि श्रेणी क्या होता है, तो व्यापारियों का एक संघ होता है, ठीक है। श्रेणियों को संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, ठीक है, और फिर उनसे क्या करते, सामान बनाते थे जो व्यापारी होते थे वो, ठीक है भाई। अब देखो, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर उपमहाद्वीप में नदी जो है वो मार्ग और भूमार्गों का जाल कई दिशाओं में फैला हुआ था। अरब सागर से, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक, बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक, ठीक है भाई। अब देखो, गुप्त काल के अंतिम समय सिक्कों में कमी आर्थिक गिरावट की ओर इशारा करती है। भाई गुप्त काल का जो अंतिम समय था उस समय तक क्या हुआ, जो सिक्के बनते थे उसके अंदर ऐसा लगता था कि मिलावट आ गई है, ठीक है, जो कि उसकी समाप्ति का भी एक कारण माना जाता है। अब अभिलेख शास्त्र इस काल के इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है भाई। अभिलेख शास्त्रियों ने अभिलेखों के अध्ययन से बीते काल की भाषा, राजा का नाम, तिथि, संदेश आदि को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। अभिलेख और साक्ष्यों की सीमाएं, भाई क्या क्या अभिलेखों की सीमाएं हैं, किन कारणों से हमें पता लगता है कि अभिलेखों की भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां हैं। देखो भाई, अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण होना, अभिलेखों के टूट जाने से कुछ साक्ष्य जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। अभिलेख टूट जाएंगे तो भाई वो जो जानकारी हो तो मिट गई ना, ठीक है। वास्तविक अर्थ ना निकल पाना, कई बार हमें क्या होता है जो अभिलेख मिलते हैं उसका सही अर्थ नहीं निकल पाता है, ठीक है। भाषा समझ ना आना, कई बार अभिलेखों में ऐसी भाषा लिखी होती है जो कि हमारे समझ में नहीं आता है। अभिलेखों को छोड़ो, कई बार हमें अपने क्लास के बच्चों की भाषा समझ में नहीं आती, भाई उसने क्या लिख दिया, मच्छर से मार दी, ठीक है। अब देखो, दैनिक प्रक्रिया व रोजमर्रा की जिंदगी, सुख दुख का उल्लेख तो भाई अभिलेखों में नहीं मिलता है। इसमें विशेष किसी स्थान, कार्यक्रम के बारे में ही जानकारी मिल पाती है। तो ये क्या थे, अभिलेखों की सीमाएं थी। देखो, प्रस्तर मूर्तियां सहित मौर्यकालीन समस्त पुरातत्व एवं एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। वे मौर्य साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं, ठीक है भाई। मौर्यकालीन जो भी पुरातत्व थे एक अद्भुत कला थी उस समय पर, ठीक है, जिससे वो मूर्तियां वगैरह बनाया करते थे। देखिए भाई लोग, देखो,
कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य बताया, यानी मतलब देवताओं के समान बता दिया। किसने? कुषाण शासकों ने स्वयं को। उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र लगा दिया कि भाई हम देवताओं के पुत्र हैं। उन्होंने एक उपाधि धारण कर ली। ठीक है। इसी प्रकार चीन के शासकों से प्रेरित, जो कि स्वयं को स्वर्गपुत्र बताते थे या कहते थे। ठीक है भाई, चीन के शासक। देखो भाई, जो कुषाण शासकों के रोजमर्रा को जानने के सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियां हैं। कुषाण साम्राज्य की अगर बात की जाए तो उनके जानने के लिए कौन से स्रोत हैं भाई? सिक्के और मूर्तियों से ही उनकी जानकारी हमें मिलती है। अब देखो, जनपद का अर्थ क्या होता है भाई? जनपद का अर्थ होता है एक ऐसा भूखंड जहां जन यानी मतलब लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखकर, ठीक है, वहां पर बस जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम जनपद कहते हैं। ठीक है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों ही भाषा में मिलता है। किसका? जनपद का। अब हम आगे चलते हैं। देखो भाई, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू हुई। इनमें शासक व समाज के अन्य वर्गों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, ठीक है, जिसका पद जो होता था वंशानुगत होता था, यानी मतलब वंश के हिसाब से चलता था। ठीक है। उसके अधीन क्षेत्र को हम क्या कहते थे? सरदार के अधीन क्षेत्र को हम सरदारी कहते थे। अब देखिए, प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद के स्तंभ के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, की रचना संस्कृत भाषा में हरिशेन ने की, जो कि समुद्रगुप्त के राजकवि थे। ठीक है, हरिशेन ने की है प्रयाग प्रशस्ति की रचना। ठीक है, जो कि किसके कवि थे? समुद्रगुप्त के। सुदर्शन झील का निर्माण कार्य मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? रुद्रदमन के पाषाण अभिलेख से मिलता है उसकी जानकारी भी हमें। ठीक है भाई, अब देखिए, गृहपति का अर्थ होता है मुखिया। ठीक है, घर में रहने वाले महिलाओं, बच्चों, नौकरों पर नियंत्रण करता है। कौन? गृहपति। ठीक है भाई, जो घर का मुखिया होता है। पाली भाषा में इस शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। ठीक है भाई, इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र आदि लिपि, ठीक है, उनकी धातुओं का विश्लेषण भी इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि मुद्रा शास्त्र का अध्ययन करना। ठीक है, जिसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अब देखिए, अभिलेख हो। ठीक है भाई, अभिलेख क्या होते थे? उनकी कुछ सीमाएं हैं। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते थे। कौन? अभिलेख। ठीक है भाई, देखिए, धार्मिक और संस्थाओं के द्वारा दिए गए दानों का ब्यौरा भी हमें कहाँ से मिलता है? अभिलेखों से मिलता है। ये क्या होते थे? स्थानीय प्रमाण होते थे भाई। हमें स्थानीय अगर स्थानीय लोगों के बारे में जानना होता था तो कई बार अभिलेखों में उनका उल्लेख मिल जाता था। ठीक है, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। पहले के जो पुराने अभिलेख थे वो किस में लिखे जाते भाई? प्राकृत भाषा में। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां और क्रियाकलाप तथा विचार लिखे जाते थे जो इन्हें बनवाते थे। यानी मतलब अगर राजा ने अभिलेख बनवाया तो उसमें उसी राजा का वर्णन मिलेगा। ठीक है भाई, अब देखिए, इन पर निर्माण की तिथि भी खुदी हुई होती थी। भाई अभिलेख जो बनवाता था वो उस समय की तिथि भी लिखवा देता था। तिथि ना मिलने पर इनका काल निर्धारण पुरालिपि अथवा लेखन शैली का भी आधार पर किए जाते थे। अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। ठीक है भाई, आप लोग इसको समझिएगा। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए, अभिलेखों की सीमा क्या भाई? क्या सीमा है अभिलेखों की? कुछ कमियां भी होती हैं अभिलेखों लिखवाने वालों की। ठीक है, और कई बार क्या होता है, हमें अभिलेख जो मिलते हैं उनका हमें अर्थ नहीं मिल पाता है सही से। चलिए समझते हैं पहले इसको। देखो, तकनीकी सीमा अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। कई बार जो ऐसे अभिलेख होते हैं जिनको हल्के मार से उकेला जाता है, जिससे उनको पढ़ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी प्रकार क्या होता है, कभी कभी अभिलेख नष्ट हो जाते हैं, जिनसे उनका अक्षर भी गायब हो जाते हैं। शब्दों के वास्तविक अर्थ पूर्व रूप से
ज्ञान नहीं होता है। अब हमें जो उनका असली उस समय जो अर्थ होता है शब्दों का, क्या पता उस समय के साथ आज बदल गया हो। तो इसी कारण हमें उनके जो पूर्व जो शब्द होते हैं उनका हमें पूर्व जो शब्दों का मीनिंग होता है वो हमें नहीं पता होता है। ठीक है भाई। कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी का अर्थ प्रकाशन या अनुवाद से नहीं किया गया है। भाई अभिलेख तो हमें बहुत सारे मिले, लेकिन सभी का अनुवाद कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसे आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है वो अभिलेखों में भी अंकित हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। क्या पता उस समय वो चीज़ें नहीं होती थी। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे। भाई अभिलेख जो बनवाएगा उसी के बारे में उसके अंदर वर्णन भी मिलेगा। ठीक है। इनमें खेती की दैनिक क्रियाओं की, लोगों की आम जिंदगी और सुखों दुखों का वर्णन नहीं मिलता है। क्यों भाई, ये राजाओं के द्वारा बनवाए जाते थे तो ज़्यादातर राजाओं की ही इसमें बातें आपको मिलेंगी। ठीक है भाई। अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों को परिप्रेक्ष्य में करनी होगी। ठीक है, ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अनेक अभिलेख जो कि कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं, जो कि अब उपलब्ध भी नहीं है, वह संभवतः अभिलेखों के अंश मात्र रह गए हैं। अब बहुत सारे अभिलेख टूट जाते हैं तो उनकी जो टूट गई हैं वो तो अब समय के साथ गायब हो जाएंगे। ठीक है भाई, मिट्टी बन जाएंगे। तो ये था हमारा आज इतिहास चैप्टर नंबर 2 जो कि हमने कवर किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि दोस्तों नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का प्रॉफिट हो सके और मेरी भी खुद की नॉलेज बढ़ सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।